फफोतू में हुई प्रतिमा खंडन का शोर पूरे देश में है। इस क्रम में ही फफोतू में प्रतिमा खंडन से की गई अनाउंसमेंट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अनाउंसमेंट में एक व्यक्ति भावावेग में बोल गया कि जिसने ये प्रतिमा बनाई है उसके हाथ कटवा दिए जाएं। इस प्रश्न को मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज ने मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष उठाया। पलाश जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखें कि महाराज जी, फफोतू एटा उत्तर प्रदेश में विगत दिनों में एक घटना हुई कि 21 फीट की भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित होने से पहले खंडित हो गई। क्रेन से जब उस प्रतिमा को उठाया जा रहा था, इस बीच में कोई व्यक्ति माइक से अनाउंसमेंट कर रहा था कि जिसने इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है उसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। और इतना बोलने के साथ ही इतनी बड़ी घटना घट गई कि प्रतिमा नीचे गिरी और खंडित हो गई। तो क्या यह घटना उस व्यक्ति के दुर्भावों का परिणाम है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि कई बार ऐसी भावनाओं का प्रभाव निश्चित पड़ता है। जरा सोचिए, जिसने वो प्रतिमा बनाई वो अनाउंसमेंट सुनकर उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। व्यक्ति के भावों का, शब्दों का प्रभाव बहुत सारे कार्यों पे अक्सर पड़ता हुआ देखने के लिए मिलता है और शायद कहीं न कहीं अन्य निमित्तों के साथ साथ, अन्य कारणों के साथ साथ ये भी कारण कहीं न कहीं वहाँ उपस्थित हुआ था। अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, वहाँ उसके भाव बिगड़ना, क्योंकि अगर प्रतिमा बनाने वाला वहाँ उपस्थित होगा तो उसने भी वो बात सुनी होगी, उस पे हृदय पे क्या बीती होगी। बोलने वाले के शब्द भी योग्य नहीं थे, उचित नहीं थे और स्वाभाविक रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव घटनाक्रमों में पड़ता है और वैसे प्रभाव से ही बहुत सारे काम अच्छे बुरे भी होते हैं और बुरे काम भी कई बार अच्छे बनते हुए भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही मुनिवर ने ये भी कहा कि वहाँ असल में क्या हुआ ये वहाँ उपस्थित लोगों को ही वास्तविक रूप से पता होगा। कुछ तकनीकी समस्या उठाने वालों के साथ भी समझ आती है। शायद ऐसा ही कुछ एटा में घटनाक्रम में समझने में आता है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हम आप नहीं हैं। जिन्होंने देखा है उन्होंने कुछ न कुछ वहाँ ऐसा विशेष अनुभव भी किया होगा। साथ में उठाने वालों की भी थोड़ी सी तकनीकी कुछ न कुछ असावधानी भी समझ में आती है। पर कोई भी कार्य, चाहे दुर्घटना हो या बहुत अच्छा काम क्यों ना हो, उसको मात्र एक कारण कार्यकारी नहीं होता, अनेक सहकारी कारण वहाँ निमित्त बनते हैं। ऐसा ही उनका कहना हो या उस समय भावों की वैसी अशुद्धि बनी हो, साथ में तकनीकी टेक्नोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम भी आया हो, साथ में विराजमान करने वाले का पुण्य पाप भी मायने रखता है। बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर मायने रखते हैं और उन सभी फैक्टर्स जब एक साथ कार्यकारी होते हैं तभी ऐसी दुर्घटना घटित होती है। कहीं न कहीं सभी का वहाँ कोई ना कोई अंश लगा है। हाँ, मुनिवर ने ये भी कहा कि निश्चित रूप से बोलने आदि का प्रभाव पड़ता है। कई बार धमक आदि से बड़े बड़े पुल गिरने की घटना सामने आई है। ऐसे किसी को बोलने से पहले विचार करना चाहिए, यही एक समाधान है। बिल्कुल, शब्दों से बोले हुए अभद्र वचनों का प्रभाव भी होते हुए देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं, भूत में ऐसी भी कई सारी घटनाएं हैं कि कई सारे पुल भी मात्र थोड़ी सी धमस आवाज़ जोर की सुनने से होते हैं। कहीं फटाके बम फूटते हैं, घर की कांच शीशे भी फूटते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति के शक्त्यांश उस भाषा के अशुद्ध भावों के अधिक होने के कारण से भी हो सकता है। व्यक्ति का पुण्य पाप तो वहाँ है ही है, तकनीकी कुछ असुविधा या गैर जिम्मेदार कार्य भी वहाँ कारण बन सकते हैं। अनेक कारणों के निमित्त से ही ये ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। एक को दोष मात्र देने से काम नहीं होगा, सभी घटकों को समझते हुए ही इसका निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आपको बता दें, फफोतू में हुई इस घटना के बाद सभी उस व्यक्ति पर दोषारोपण कर रहे हैं जिसने मंच से इस घटना के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी। मुनिवर ने इस घटना का सार समझते हुए विवेचना के साथ समाधान किया। जैन फोकस के लिए नागपुर, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।